मनोविज्ञान मनोविज्ञान के अंदर हमने कल देखा था कि अधिगम को लेकर के अर्थ निकलता है सीखना। सीखने को लेकर के हमने विशेषताओं को देखा था, प्रभावित होने वाले कारकों के बारे में वर्णन किया था। अब इस अधिगम को लेकर के हमारे कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने सीखने की प्रक्रिया को अंतर्दर्शन के माध्यम से और अच्छी तरह से सीखने का प्रयास किया। प्रयोग के द्वारा इस अधिगम को बच्चों तक किस तरह से लर्न करवा जाए उसको लेकर के कार्य किया। तो हमारा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो मनोवैज्ञानिक है उसका नाम है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने 1913 के अंदर अधिगम को लेकर के कार्य शुरू किया और उसने जो प्रयोग किए उस प्रयोग के आधार पर कुछ मुख्य नियमों का प्रतिपादन हुआ और गुण नियमों का भी प्रतिपादन हुआ, जिसके अंतर्गत एक तर्क निकल करके सामने आया कि सीखने की प्रक्रिया संबंधवाद है। सीखने की प्रक्रिया में उद्दीपन प्रतिक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया में प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत विकसित होता है। ये तीन बातें जो हैं वह डेवलप हो करके सामने आई। तो देखिएगा इस उद्दीपन प्रतिक्रिया को एस आर बॉन्ड के अंदर, एस आर के अंदर बॉन्ड यानी कि बंधन को लेकर के कार्य हुआ। तो यहां पर देखिएगा इस थॉर्नडाइक ने क्या किया। थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया को लेकर के एक प्रयोग किया। उन्होंने जानवरों पे प्रयोग किया और उसमें सबसे बेस्ट जो रिजल्ट लेकर गई वो थी बिल्ली। इसने एक पिंजरे के अंदर बिल्ली को रखा। उस बिल्ली के आगे एक गेट का प्रतिपादन किया। गेट के पास में ही एक ऐसा बटन रखा गया जिसकी वजह से अंदर जो पशु पड़ा हुआ है, जो बिल्ली है, वह इसको दबाए तभी ये गेट खुलेगा, तभी ये गेट खुलेगा। अब देखिएगा हमारे ये जो पिंजरा है, ये पिंजरा एक प्रकार से विद्यालय को संकेत करता है, विद्यालय को संकेत करता है। और ये जो बिल्ली है वह हमारे छात्र को अंकित करती है। अब देखिएगा हमारा ये जो पिंजरा है, इस पिंजरे के अंदर बिल्ली रखी गई है थॉर्नडाइक के द्वारा। तो ये जब भी बाहर निकलने की कोशिश करती है तो बहुत ज्यादा झटपटाती है, बहुत ज्यादा झटपटाती है। लेकिन थॉर्नडाइक जो है वह इस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देता है। जब भी विद्यालय के अंदर पहली कक्षा के अंदर जब बच्चा आता है उस समय वह बच्चा उस विद्यालय में आने के बाद बहुत रोता है, अपने मम्मी पापा के साथ जाने की बहुत कोशिश करता है। अध्यापक सिर्फ उसकी गतिविधि को देखता है और कोशिश करता है कि उस बच्चे को कक्षा रूम तक पहुंचाए, कक्षा रूम तक पहुंचाए। जिस तरह से थॉर्नडाइक ने इस बिल्ली को पिंजरे में पहुंचा दिया। जब ये बिल्ली जी वो बहुत ज्यादा भूखी हुई तो इस पिंजरे के अंदर बहुत ज्यादा छटपटाने लगी, लेकिन इस बिल्ली को पता नहीं चल रहा था कि मैं बाहर कैसे निकलूं। जब थॉर्नडाइक को पता लगा कि अब ये बिल्ली भूखी है तो उसने इस पिंजरे के बाहर भोजन वस्तु रखी। और बिल्ली के सबसे फेवरेट भोजन क्या होता है? मछली। मछली को रखी, जिसकी वजह से एक और तो ये भूखी थी, उसका फेवरेट भोजन था, जिसके कारण बिल्ली के मुंह में लार टपक रही थी। भूख तो पहले से थी, तो ये जो भूख जो थी उसको और ज्यादा उत्तेजित करने के लिए
उत्तेजित करने के लिए बाहर रखा गया भोजन, और ये जो भोजन और ये बिल्ली की उत्तेजना की प्रक्रिया को ही हम उद्दीपन कहते हैं, इसी को ही हम उद्दीपन कहते हैं। और इस बिल्ली और भोजन के बीच का जो संबंध है, क्योंकि बिल्ली जीवित रहेगी भोजन से, भोजन है ना वह उपयोगी तभी बनेगा जब ये बिल्ली खाएगी। तो इस बिल्ली और भोजन के बीच जो तालमेल बन रहा है वह कहलाता है संबंध, वह कहलाता है संबंध। तो इसके द्वारा इस थॉर्नडाइक ने ये अपना प्रतिपादन निकाला कि थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत डेवलप हुआ कि जब कभी भी विद्यालय के अंदर अध्यापक होगा, वह अपने बच्चों के बीच में जब कार्य करेगा तो अध्यापक और बच्चों के बीच एक संबंध स्थापित होगा। वह मधुरता को लेकर के होगा, कठोरता को लेकर के नहीं होगा। तो जब तक संबंध नहीं बनेगा, अध्यापक उस बालक को न तो सिखा सकता है, और बालक जो है वो अध्यापक को जब तक नहीं समझेगा तब तक वो सीख नहीं सकता है। दूसरा कि जब ये बिल्ली जो थी वो बार बार इस पिंजरे के अंदर फड़फड़ाती रही, वैसे ही जैसे विद्यालय में पहली बार बच्चा आता है, वो बार बार घर पे जाने की कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है। आखिर 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन के बाद में वह बालक जो होता है वो क्या करता है, घर जाने वाली आदत को भूल जाता है और अपने नए दोस्तों के साथ वो संबंध स्थापित कर लेता है। तो यहाँ पर इस बिल्ली का जो झड़पड़ाना जो था, बिल्ली का जो यानी ना वो बाहर निकलने का जो था, उसमें इस बिल्ली ने भी समझ लिया कि अब मैं यहाँ से बाहर निकल नहीं सकती। जिस तरह से विद्यालय में पहली बार जो बच्चा आता है वो समझ जाता है कि अब मेरा ठिकाना इस विद्यालय के अलावा नहीं है। घर पे जाएंगे तो मम्मी पापा मारेंगे, यहाँ पे रहेंगे तो सर गुस्सा करेंगे। तो उससे वो अपने आप को समायोजित कर लेता है कि हमको अब है ना वह इस विद्यालय में रहना ही रहना है। जिसके कारण जब ये बिल्ली जब शांत होती है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि शांत जो दिमाग होता है वो अपनी सूझबूझ को विकसित करता है। और जैसे ये बिल्ली शांत होती है तो उसकी जो नज़र है वो आसपास के कोनों के अंदर पड़ती है। वैसे ही जैसे पहली बार जब बच्चा विद्यालय में आता है और जब वो शांत हो जाता है तो वह दीवारों के ऊपर दृश्य आधारित चित्रों को लेकर के, उन वर्णों के अक्षरों को लेकर के, खेल की सामग्री को लेकर के टटोलता है। क्या पहली बार ही कोई बच्चा आता है तो क्या उस चीज़ों को देख पाता है? नहीं देख पाता है। जब वो शांत होता है तो वो देख पाता है। तो बिल्ली जब शांत होती है तो उसको पता लगता है कि इस पिंजरे में कुछ तो है। और जब इस धरातल को वो छूती हुई नजर आती है तो अचानक इस बिल्ली का पांव, इसका पंजा इस बटन पे पड़ जाता है तो ये दरवाजा खुल जाता है। तो यहाँ पर बटन की प्रक्रिया अगर हम विद्यालय की ओर देखें तो यहाँ पर भी वो बालक समझ जाता है कि मुझे किस संकेत का यूज करना है ताकि अध्यापक है वो उसको छुट्टी दे दे। तो जैसे ही ये बटन पर उसका पांव लगता है और ये बाहर आ जाती है, वापस थॉर्नडाइक होता है वो इसको वापस है ना वह पिंजरे में डाल देता है। फिर ये थोड़ा सा प्रयास करती है और प्रयास करने के बाद में फिर इस बटन पर अपना कार्य करती है, फिर बाहर आती है, फिर अंदर जाती है, फिर आती है, फिर बाहर आती है। तो इस बिल्ली को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर ही दबाने पर यह दरवाजा खुलता है। तो देखिएगा, इससे थॉर्नडाइक ने एक नियम का प्रतिपादन किया और वह था अभ्यास का नियम प्रतिपादित किया। और जब अभ्यास बार बार करेगी तो उससे एक चीज और उभर के निकल जाती है और वह है त्रुटि का। कौन सा? भूल या त्रुटि का। तो त्रुटि का जब ये आती है तो क्योंकि बिल्ली जो है वो बार बार अंदर बाहर करती है तो उसको पता लगता है कि मैं पहली बार जब यहाँ पर थी तो मैं किस तरह से झटपटाई थी। जब अचानक मेरा पंजा इसके ऊपर लगा था, मैं बाहर निकली, जो खुशी मुझे मिली थी, लेकिन वापिस थॉर्नडाइक ने मुझे अंदर डाल दिया।
फिर थोड़ी देर घूम फिर करने के बाद में, प्रयास करने के बाद में फिर उस बटन को कर पाई। ऐसे करते 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 ये बिल्ली इस तरह से समझ चुकी थी कि अब उसे कहीं पर भी कुछ भी टटोलने की जरूरत नहीं थी। सीधे अंदर गई, जाते ही बटन पे पाँव रखती, गेट खुलता और बाहर निकल आती। तो इससे ये पता लगता है कि व्यक्ति जो होता है, जो सीखने वाला जो व्यक्ति होता है, वो हमेशा ही गलतियां करता है और गलतियां करने से वो प्रयत्न भी करता है कि ये गलती न हो। तो यहाँ पर गुण नियम का सिद्धांत विकसित हो जाता है, जिसके अंदर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियम प्रतिपादित होता है। तो ये जो पूरी तरह से जो ये प्रयोग जो थॉर्नडाइक ने किया था अधिगम को लेकर के, उसके पीछे हमारे विद्यालय के अंदर क्या महत्व हो सकता है, तो इसको लेकर के हम देखें तो जितने भी मंदबुद्धि बालक हैं, मंदबुद्धि वाले बालक, जितने भी कमजोर बालक है, उनके ऊपर अध्यापक जो होता है वो पूरी तरह से उसको समझता है। समझने के बाद उस बालक के ऊपर यही बिल्ली वाला प्रयोग लागू करता है, यानी कि बार बार अभ्यास करवाता है। क्या करवाता है? बार बार अभ्यास करवाता है। साथ ही साथ वह अध्यापक और बालकों के बीच में संबंध को स्थापित करता है, जिसे हम बॉन्ड बोलते हैं, एसआर संबंध। इस संबंध को विकसित करता है। साथ ही साथ वो क्या करता है, वो कि वो जो बालक है, उस बालक के अंदर मद बुद्धि होने की वजह से उसे बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं। उस प्रैक्टिस को देख करके जितने भी औसत बुद्धि के जो बालक होते हैं, उनके अंदर भी एक मोटिवेशन नजर आता है और वो सोचता है कि जब ये बालक इतना प्रयास कर रहा है और सीख रहा है, तो मैं क्यों ना प्रयास करूं, ताकि मैं और अच्छी तरह से सीख जाऊं, और अच्छी तरह से सीख जाऊं। तो अधिगम के अंदर उसे ये समझ में आ जाता है कि आप जितना परिश्रम करेंगे उस पाठ के प्रति, उस यूनिट के प्रति, आप जितना अच्छा परिश्रम करेंगे, आपका परिणाम भी उतना ही अच्छा होगा। नहीं तो आपने देखा होगा हमारा आंशिक अभ्यास के अंदर कि एक बार हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में महीने 2 महीने तक आपने स्टॉप कर दिया, किसी भी तरह से पढ़ने की प्रक्रिया नहीं की, आपने कोई प्रयास नहीं किया, तो क्या आपका वो पढ़ा हुआ 2 महीने 3 महीने बाद क्या याद रह पाएगा? हमें चाहिए कि उस पर बार बार अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें। और वो अभ्यास कब होगा? जब जिस तरह से बिल्ली को बाहर निकलने का चस्का लगा था और वो झटपटा रही थी, वैसे ही सीखने वाले बालक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए कि मुझे ये कुछ करना ही करना है। तो हमें ये प्रयोग जो है वो मंद बुद्धि बालकों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ जितने भी औसत बुद्धि के जो व्यक्ति हैं, उनके लिए परिश्रम का गुण उत्पन्न करवा देता है। और तीसरा इसका यूज होता है आशा का संचार, यानी कि ऐसे बालक जो अपने मनोबल को गिरा चुके हैं, और ये हमारा अधिकतर है ना वह बालकों के अंदर होता है कि मुझे तो है ना वो गणित नहीं समझ में आती, मुझे तो टेबल टेनिस सीखने में मज़ा नहीं आता, मुझे बैडमिंटन खेलने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो एक बार हार चुके होते हैं। तो उनको लगता है कि हमारे बस की बात नहीं है, जिसकी वजह से वह अपना प्रयास करने का काम, या हमने जो प्रयास किया था उसके अंदर हमारी क्या गलती थी उसको भूल करके छोड़ जाता है। अगर वही बालक वापिस प्रयास करना शुरू कर दे, परिश्रम करना शुरू कर दे, तो अधिगम को प्राप्त कर जाएगा। आपने देखा होगा साइकिल चलाने वाले व्यक्ति होते हैं ना, पहली बार साइकिल चलाते हैं तो 10 बार गिर जाते हैं, 10 बार गिर जाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस छोड़ते नहीं, चाहे उनके घुटने छील भी क्यों न जाए, छील भी क्यों न जाए, लेकिन वो प्रयास करते ही रहते हैं। तो उनके अंदर है ना वो जैसे प्रैक्टिकल करने का काम शुरू हो जाता है, उनके साथ में है ना वर्क करने का काम शुरू हो जाता है, तो बालक को ये लगता है कि मुझे अब कुछ आ गया है, मुझे कुछ आ गया है, यानी उसके मन के अंदर आशा का संचार हो जाता है। और इसीलिए हमारे विद्यालयों के अंदर जब प्रार्थना सभा होती है, तब प्रेरक प्रसंग, कहानियाँ, कविताओं का उपयोग किया जाता है।
ये कोई अपनी मर्जी से नहीं है, ये हमारे थॉर्नडाइक के सिद्धांत के आधार पर प्रार्थना सभा में ये प्रेरक प्रसंग का और कविताओं का, जीके के क्वेश्चंस के लेकर के प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, ताकि जो बालक एकदम कमज़ोर हो चुका है उसके अंदर ये जागृत हो कि मेरे से भी कमज़ोर ये बालक था, लेकिन ये बहुत अच्छा कर गया है, तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे है धारणा का स्पष्टीकरण, यानी कि जिस गणित को लेकर के, जिस खेल को लेकर के उसके मन के अंदर जो धारणा बनी हुई है, वो अभ्यास के द्वारा क्लियर होती जाती है। जैसे आप लोगों को भी, ये बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि साइकोलॉजी मेरे को समझ में ही नहीं आती, क्योंकि आपकी धारणा क्या हो गई है, बन चुकी है कि मुझे साइकोलॉजी समझ में नहीं आती है। लेकिन इसको कुछ समझाने वाला या इसका स्पष्टीकरण करने वाला व्यक्ति जब सामने आ जाता है, तो उसे ये लगता है कि नहीं, ये यूनिट मैंने इस तरह से पढ़ा था, लेकिन वास्तव में इसको इस तरह से पढ़ना चाहिए था। तो ये जो उस यूनिट के संबंध में जो धारणा है उसके मन के अंदर, उसका क्लियरेशन हो जाता है। और दूसरा कि जब बालक अपने क्रिएटिव को कर जाता है, परिश्रम करने के गुणों को विकसित कर जाता है, बार बार अभ्यास करने के कार्यों को वो जब करना शुरू कर जाता है, तो पूर्व के जो अनुभव होते हैं उसको वो साझा करना शुरू करता है, और वो अनुभव भी उसे एक अच्छा और नया सीखने के प्रतिफल को लेकर के जाता है। तो हमारे इस मन बुद्धि को लेकर के, परिश्रम के गुण को लेकर के, आशा के संचार को लेकर, धारणा के स्पष्टीकरण को लेकर के और अनुभव से लाभ लेकर के, क्षमता को लेकर के विद्यालय से संबंधित ही क्वेश्चंस बनेंगे। विद्यालय से संबंधित ही क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि विद्यालय के अंदर प्रार्थना सभा में प्रेरक प्रसंग का प्रयोग किया जाता है, यह किस अधिगम के मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के आधार पर है, तब आएगा थॉर्नडाइक। क्योंकि अनुभव और परिश्रम और आशा और धारणा का स्पष्टीकरण ये हमारे थॉर्नडाइक ने ही डेवलप किया है कि बार बार परिश्रम करने पर हमारी त्रुटियां सुधरती हैं और हम परफेक्ट की ओर जा सकते हैं। तो अधिगम का हमारा ये पहला पार्ट है। अब इसी पार्ट को लेकर जब हम दूसरी पार्ट के अंदर जाएंगे तो इसको और क्लियरेशन के अंदर हम लाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ये हैं कि आपको एकदम सीधी और सिंपल सी भाषा के अंदर इसके कॉन्सेप्ट को एक बार माइंड में डालें, ताकि जो प्रश्न मनोवैज्ञानिक तरीके से जो बन करके उभरते हैं उसमें आपको समझ में आ। जैसे यहाँ पर हमने भी डाला है मैंने प्रार्थना को लेकर के, तो प्रार्थना को लेकर के जो मैंने बात की है, वैसे ही इन सभी चीज़ों पर हम उदाहरण के द्वारा, विद्यालय के होने वाली गतिविधियों के द्वारा प्रश्न का पुटअप करेंगे और उस पर क्लियरिटी पर जाएंगे। एक बार फिर मैं आपका स्वागत एंड अभिनंदन। अंतिम जो मेरा कोटेशन है वो कहना चाहूँगा, माइंड हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल कंप्लीटली सक्सेस मैन।